सरकार ये चाहती है कि पूरे भारत को एक सूत्र में हम पिरो दें। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए या राजनीति में बने रहने के लिए, प्रांतवाद को फैलाने के लिए भाषा विवाद को तूल दिया करते हैं। 4 से 10 प्रदेशों में घूमा हूँ, देखा हूँ कि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर हिंदी भाषा को बोलने वाले न मिलें। भाषा विचारों के अभिव्यक्त करने के लिए काम आती है। इन सब प्रांतों में वहाँ के रहने वाले भी लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। इस तरह से विवाद पैदा करना, ये तो राजनीति, हर चीज़ों में तो तुमको हिंदी प्रिय लगती है, हिंदी गीत सुनोगे। हिंदी तो बहुत ही आसान भाषा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरस है, इसमें मिठास है, माधुर्य है। नमस्कार मित्रों, शशि संवाद के सुन लो सबकी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के एक अध्यापक से जो गुजरात में हिंदी पढ़ाते थे। और आज जैसा आप सबको पता है कि सरकार की नई शिक्षा नीति आने के बाद क्षेत्रवाद में हिंदी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए हैं मास्टर साहब, जिनको पूरा गांव मास्टर साहब के नाम से जानता है, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। मास्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे शशि संवाद में। नमस्कार। तो मास्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप हिंदी भाषी क्षेत्र से गए वहाँ पर, तो शुरुआत में आपने विद्यालय में हिंदी पढ़ाना शुरू किया, तो चूंकि वो पूरा गुजरात है, वहाँ गुजराती चलती है, तो आपको कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा? आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? हिंदी भाषा और गुजराती भाषा की जो लिपि है, देवनागरी लिपि जी, वो काफ़ी मिलती जुलती। कुछ ही थोड़े बहुत वर्णमाला के ऐसे अक्षर हैं जो हिंदी या गुजराती के आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रयास करें तो धीरे धीरे आप 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में उसको धीरे धीरे समझने लगेंगे। अर्थ समझने में थोड़ा समय भले लगे, लेकिन उसको पढ़ सकते हैं। बोलने में थोड़ा और ज़्यादा समय लगता है। अच्छा मास्टर साहब, बीच में रोकना चाह, आप किस सन में गए थे? उस समय तो भाषा विवाद इतना था नहीं ना? नहीं, हम तो 79 में गए यहाँ से। तो उस समय इतना भाषा विवाद नहीं था। गुजरात के कोने कोने में हिंदी भाषा को जानने वाले, हिंदी भाषा को बोलने वाले, हिंदी भाषा को पढ़ने वाले मिल जाएंगे। मास्टर साहब, जैसा आपने बताया कि आप यहाँ से स्नातक की परीक्षा पास करके गए थे जी। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए आपने वहीं गुजरात में किया? एमए किया वहीं से बीएड किया। और गुजराती में? हाँ, बीएड की जो मेथड, जो भाषा थी, बीएड गुजराती मीडियम में चलता था। उस समय मुझे वहाँ ऐसा कोई गुजरात में हिंदी भाषा और गुजराती भाषा में भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे तमाम परिचित गुजराती मीडियम के स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो उस समय मुझे ऐसा कुछ भाषा विवाद वहाँ दिखाई नहीं दिया। सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है, उसमें जो त्रिय भाषा का उन्होंने प्रस्ताव रखा है, तो उसके बारे में आप क्या विचार हैं? क्या कहना चाहते हैं कि ये क्या उचित है, अनुचित है? मेरी जो सोच है वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि पूरे भारत को एक सूत्र में हम पिरो दें। कोई एक ऐसी भाषा हो जो पूरे भारत में बोली जाए, पूरे भारत में पढ़ाई जाए। मेरा ये मानना है कि सरकार ने इसी उद्देश्य से ये 3 सूत्री भाषा का कार्यक्रम लेकर के आई है। उसमें कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए या राजनीति में बने रहने के लिए या प्रांतवाद को फैलाने के लिए भाषा विवाद को तूल दिया करते हैं। मैं जहाँ भी गया हूँ, 4 से 10 प्रदेशों में घूमा हूँ, देखा हूँ कि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर हिंदी भाषा को बोलने वाले न मिलें। हर प्रांत के लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, लेकिन वो केवल भाषा विवाद को तूल देने के लिए इस तरह से हिंदी का विरोध करते हैं। इस तरह तो देखा जाए आज भी देश की लगभग 60% आबादी हिंदी बोलती है, तो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी से बेहतर और कोई भाषा लगती है? मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ जैसे गुजरात है तो वहाँ
गुजराती भाषा, उड़ीसा में उड़िया है, तमिलनाडु में तमिल है, ऐसे अलग अलग महाराष्ट्र में मराठी है। लेकिन इन सब प्रांतों में वहाँ के रहने वाले भी लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। इस तरह से विवाद पैदा करना ये तो राजनीति के लोगों का काम है। बाकी हिंदी तो सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए और इसको संविधान में भी स्थान दिया गया था। लेकिन ये प्रांतवाद के नाते से ही इस भाषा को लोग बदनाम करने की या यहाँ के लोगों को उपेक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सरकार ने त्रिभाषा शिक्षा नीति लाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर बच्चे को 5वीं तक की पढ़ाई उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हिमाचली हो, आसामी हो, जो भी। और उसके अलावा उसको एक संविधान सम्मत संविधान में स्वीकृत एक भाषा और सीखनी है मातृभाषा के अलावा। तीसरी संपर्क भाषा के रूप में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, सरकार ये जबरदस्ती लोगों पर थोप रही है या आज वर्तमान समय में देश को इसकी जरूरत है? देश में हिंदी भाषा की जरूरत है, क्योंकि ये हिंदी भाषा इसी देश की है। इसमें राष्ट्रीयता की खुशबू आती है। कोई ऐसा भारत का प्रदेश नहीं है जहाँ पर हिंदी भाषी न रहते हों। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ के बिजनेस में, हर जगह हिंदी भाषी लोग, चाहे वो हरियाणा के हों कि राजस्थान के हों, और तो मध्य प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों, लेबर कि क्लास बिहार बहुत के सारे हों, मिल जाते हैं। तो लेबर कास्ट के, अब देखिए पंजाब में तो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं गाँव में भरे पड़े हैं, तो वहाँ पंजाब की भाषा पंजाबी है, तो क्या वो जो वहाँ के किसान हैं वो उन मजदूरों से आपस में बातचीत नहीं करते होंगे? इन मजदूरों को तो पंजाबी नहीं आती होगी, वो कभी ऐसा विरोध नहीं किए कि नहीं तुमको यहाँ मजदूरी करनी है तो पंजाबी सीखनी ही पड़ेगी या पंजाबी में ही बोलना पड़ेगा। ऐसा तो मैंने नहीं देखा। शहरों में दहशत फैलाने के लिए या राज्य स्तर पर अपनी एक अलग छाप दिखाने के लिए, देखिए हम मराठी केवल जो महाराष्ट्र में 2-4 नेता जो ये कह रहे हैं कि मराठी बोलना पड़ेगा, मराठी सीखना पड़ेगा, तो क्या यही लोग ही महाराष्ट्र के हैं? देवेंद्र फडणवीस क्या कहीं दूसरे प्रांत से आए हैं वहाँ, या जो और दूसरे नेता हैं वो कहीं दूसरी जगह से आए हैं? फिल्में देखना होगा तो हिंदी की अच्छी हैं, उसको देखेंगे। पैसा कमाना, हिंदी फिल्मों से पैसा मिलता है। उसके लिए तो जब अब ये फिल्म इंडस्ट्री अगर धीरे धीरे वहाँ से खिसकना शुरू कर दे, वहाँ के लोग धीरे धीरे दूसरे प्रांत में जाने लगें, तब इनको लोग रोकने के लिए दौड़ेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, हम पूरी सुरक्षा देंगे। सरकार भी सुरक्षा देती है, सरकार भी उसको बढ़ावा देती है। इस तरह से हर चीजों में तो तुमको हिंदी प्रिय लगती है, हिंदी गीत सुनोगे। लेकिन बात महाराष्ट्र की नहीं मार साहब, जैसे अब तमिलनाडु में, कर्नाटक में, वहां पे भी इस चीज को लोग तूल दे रहे हैं। ये लोग तो बहुत पहले से केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदी का विरोध करते रहे हैं। शुरू से ये लोग हिंदी का विरोध किए हैं और हिंदी जानते हैं तब पर भी हमें हिंदी नहीं आती है ये कह करके नाटक किया करते हैं। हिंदी ऐसी कोई जटिल भाषा नहीं है जिसे कोई बोल नहीं सकता है, जिसे कोई सीख नहीं सकता है, कि पढ़ नहीं सकता है। हिंदी तो बहुत ही आसान भाषा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरस है, इसमें मिठास है, माधुर्य है। आपने लगभग 30 साल वहां पे हिंदी पढ़ाई है, तो इसका आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा? आपके बहुत से पढ़ाए हुए हिंदी के छात्र आज बड़े पदों पर होंगे, तो उसका अनुभव आपका कैसा रहा? एक साधारण सा अध्यापक कहाँ कहाँ जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कोई उस क्षेत्र का राजनीतिक व्यक्ति होगा, उसके परिचय में आएगा, या जो उससे संबंधित अध्यापक है तो अध्यापक से संबंधित जो कार्यालय हैं वहाँ जाएगा।
ज़्यादा मामलतदार के यहाँ जाएगा, एसडीएम के यहाँ जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ जाएगा, सचिवालय में कोई काम है शिक्षण विभाग में वहाँ जाएगा। तो मैं तो हर जगह गया हूँ। मैं जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ भी गया हूँ, शिक्षण सचिवालय भी गया हूँ, नेताओं के भी संपर्क में रहा। गुजरात के जो भी ख्यातनाम नेता हैं। नहीं, वो तो चुनाव के समय वोट लेने के लिए हर नेता तमिलनाडु में चले जाइए, तमिलनाडु में जो हिंदी के लोग वहां रहते हैं हिंदी बेल्ट में, चुनाव के समय तो ये सब जाके हिंदी बोलते हैं, लेकिन जो ये नहीं, तमिलनाडु का मुझे विशेष उसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानता हूँ कि तमिलनाडु के लोग हिंदी भाषा का विरोध करते थे खुल करके। लेकिन गुजरात में तो हमारे मित्र लोग मुझे लेकर के वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हितेंद्र भाई देसाई के यहाँ भी मिलने के लिए गए थे। हम चिमन भाई पटेल से भी मुलाकात किए थे। उस समय ऐसा मुझे भाषा का वो अंतर दिखाई नहीं दिया कि नहीं ये हिंदी भाषी हैं, इनसे हम परहेज करें, इनसे दूरी बना के रखें। हिंदी भाषी जो लोग थे वो गुजरात की राजनीति में भी बहुत ही आगे थे। ऐसा नहीं कि वहाँ उनको सम्मान भी मिला था। ये एक विपक्ष ये भी आरोप लगाता है, चूंकि आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, दोनों हिंदी में ही बात करते हैं, तो उनको लगता है ये तो गर्व की बात है कि देखिए ये तमिलनाडु और कर्नाटक के नेताओं को ये सीख लेनी चाहिए कि देखिए गुजरात में गुजराती बोली जाती है, लेकिन यहाँ केंद्र में आकर के वहाँ के लोग किस तरह से हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी हिंदी में बोलते हैं तो बुरा लगता है? अमित शाह गुजराती हैं लेकिन कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र के लोग भी उनकी भाषा की तारीफ करते हैं कि देखिए कितनी छटादार, कितनी स्पष्ट। मास्टर साहब, विपक्ष तो यही आरोप लगाता है कि चूंकि ये दोनों को, गुजरातियों को हिंदी के अलावा दूसरी भाषा आती नहीं है, इसलिए वो विदेश जाते हैं तो भी हिंदी बोलते हैं। ये हिंदी का गौरव है। और जो छोटे छोटे दक्षिण भारत के राज्य हैं ये ऐसा करते हैं, हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन हिंदी भाषियों की या हिंदी भाषा बोलने वालों की भारत में जनसंख्या अधिक है, इसे स्वीकार करना होगा। भाषा भावों को अभिव्यक्त करती है, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको दी गई है। आज ही मैं समाचार देख रहा था, उसमें दक्षिण भारत के कतिपय नेता निशिकांत दुबे को टोक रहे थे कि आप हिंदी में ना बोल करके अंग्रेजी में बोलिए। इसके पूर्व कितने वक्ताओं ने अन्य दूसरी भाषाओं में वक्तव्य दिया, कोई बंगाली में बोला, कोई अन्य दूसरी भाषा में बोला, उनको कहीं उससे गुरेज नहीं हुआ, उससे परहेज नहीं है। उन्हें केवल हिंदी भाषा से ये दिखाने के लिए कि जैसे महाराष्ट्र में छुटपुट घटनाएं हुई, इस तरह से उनको भी कि अरे महाराष्ट्र के लोग शायद हिंदी भाषा का विरोध करके वो नेता आगे आ जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमें भी कुछ बोलना चाहिए। इस तरह से बीच बीच में विवाद पैदा करते रहते हैं। अब आप वहाँ सर 2016 में रिटायर हो के अब आप आकर अपना गांव में अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो अभी क्या गुजरात से आपका संपर्क बना हुआ, जाना आना होता है? जाना निश्चित, हमारे तमाम गुजराती भाषी मित्र हैं, उनके यहाँ आना जाना होता है। तो मैं तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि नहीं वहाँ भाषा के नाम पर इस तरह से मतभेद हो। नहीं, जैसे आप इतने साल वहाँ पर शिक्षण में रहे, क्या कभी आप पर कोई सरकारी या प्रशासनिक दबाव नहीं आया कि आपको भी गुजराती सीखनी चाहिए? नहीं, हाँ, ये अभी ये 2012-13 के आसपास ऐसा एक आदेश आया था शिक्षण विभाग का कि गुजरात में जो भी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं,
उन सब को कम से कम हाई स्कूल स्तर की गुजराती आनी चाहिए। हाँ, उसके लिए फिर लोगों ने जो वहाँ रहता है उसको थोड़ा बहुत तो गुजराती आती ही है, और दूसरे जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं या अन्य दूसरे उसमें नौकरियों में हैं, तो उनको गुजराती भाषा से ऐसा गुरेज तो है नहीं। तैयारी करके सब लोगों ने परीक्षाएं पास कर ली। आपने भी दिया? मैंने भी किया था। तो गुजरात में मुख्य अहमदाबाद, बड़ौदा या सूरत या जो बड़े बड़े शहर हैं गुजरात के, उन शहरों में हिंदी भाषी लोग बहुत बहुत प्रमाण में, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो वहाँ की सरकार ने या वहाँ के नगर पालिका, महानगर पालिकाओं ने भी हिंदी मीडियम की स्कूलें शुरू की हैं। हिंदी पढ़ाने वाला गुजराती भी हो सकता है और हिंदी भाषी भी, हिंदी बेल्ट से गया भी व्यक्ति हो सकता है। तो भाषा सीखने के लिए किसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं, प्रतिबंध तो है नहीं कि नहीं आप इसको नहीं पढ़ सकते हो, इसको नहीं सीख सकते हो। तो लेकिन मुझे लगता है जो सरकार ने कहा है उसमें सरकार की नीयत में कोई मुझे खोट नहीं दिखती। बाकी आपने 35 साल शिक्षण में काम किया तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं, मैं तो ये कि मानता हूँ कि भाई 3 जहाँ भाषा रहिए वहाँ की बोलचाल की भाषा भी थोड़ी आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको वहाँ की ही बोलचाल की भाषा में बातचीत करनी होगी। आप जहाँ के मूल निवासी हो उस भाषा को, हिंदी तो सर्वमान्य भाषा है, हर जगह बोली जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हिंदी में आप बात नहीं करें, आपको केवल गुजराती में, आपको केवल मराठी में ही बात करनी होगी। ये गलत है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी सोच है कि जब हम अपनी मौलिक भाषा में सोचते हैं या मौलिक भाषा में लिखते हैं तो हम ज़्यादा मौलिक लिख पाते हैं, हमारा ज़्यादा बड़ा सपना हो सकता है। और ये कई प्रोफेसर्स ने, कई ने शोध में भी सिद्ध किया है कि जब तक हमारे गुरुकुल चलते थे तब तक भारत दुनिया में अग्रणी था। तो जब से हम अंग्रेजी के पीछे भागना सोच, हमारी मौलिक सोच खत्म हो गई, क्योंकि हम सोचते हैं हिंदी में, फिर उसको अभिव्यक्त करते हैं अन्य दूसरी भाषा में, अन्य दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति के समय में वो गड़बड़ हो जाती है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो जितने बेहतर ढंग से, जितनी अच्छे ढंग से आप अपने विचारों को हिंदी में अभिव्यक्त करेंगे। मैं गुजराती जानता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे कहे गुजराती अच्छी तरह समझता हूँ, गुजराती लिख सकता हूँ, लिखता था, सारे एप्लीकेशन वगैरह जो विभागीय होते थे मैं गुजराती में लिखता था। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं आप गुजराती में खड़े होकर के भाषण दीजिए, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अपने विचारों को उस तरह से गुजराती भाषा में मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता। जैसे गांव में चले गए तो गांव के लोग हिंदी भाषा में बातचीत करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा हंसी जैसी आएगी कि ठीक से नहीं, और हम गुजराती में बोलेंगे तो क्या वो भी समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है गुजराती बोल रहा है लेकिन ये हिंदी भाषी है, तो तुरंत टोक देगी, तुम जो है हिंदी में बोलो, हम समझ लेंगे। तो ऐसा मुझे वहाँ विशेष कुछ देखने के लिए, भाषा का विवाद देखने के लिए नहीं मिला। दोस्तों, जैसा कि मास्टर साहब ने बताया कि अगर इतनी समझ सब में हो जाए तो ये विवाद खत्म हो सकता है कि भैया देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए। जैसा कि मास्टर साहब ने बताया कि भाषा जो है अभिव्यक्ति का साधन है, ना कि युद्ध का। तो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप भाषा के हिसाब से अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें और लोगों को अपनी बात समझा सकें, यहीं तक भाषा की जरूरत है। बाकी तो सब राजनीति है, जैसी होती चलती आ रही। मास्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार। नमस्कार।